बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज हमारा यूनिट 17, इसके बाद यूनिट 18 एंड द 18 मैंने आपको दिया था कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 लेक्चर्स उनको देख के लिख के लाना है, और 19 दैट इज़ अबाउट मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और एंजाइम शामिल है। यूनिट 17 दैट इज़ अबाउट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मैं इन दोनों को एक ही नाम दूं तो मैं कहूँगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। इन दिस यूनिट इज़ अबाउट द कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। स्टूडेंट, पहले हम आगाज़ करते हैं कि क्या डेफिनेशन क्या है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, तो जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप होगा हम उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ये ना एक लिस्ट आपके सामने है जिसमें वो कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उनको मेंशन किया गया है। अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे ना तो आपके पास कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप है, एसिड क्लोराइड में कार्बोनिल ग्रुप है, एस्टर्स में कार्बोनिल ग्रुप है, एसिड अमाइड में, और भी बहुत सारे। ये तो मैंने सिर्फ 6 लिखे हैं ना, और भी बहुत सारे हैं। तो बहरहाल ये जो मैंने डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड लिखी, इन सब में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। लेकिन बेटा जी जो मेरे टारगेट पे रहेंगे ना वो सिर्फ 2 हैं, एक है अल्डिहाइड और एक है कीटोन्स। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स को मैं कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड्स कहूँगा। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें कार्बोनिल के साथ साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद है। मैं एस्टर्स को कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहूँगा क्योंकि एस्टर्स में कार्बोनिल के साथ साथ एल्कोक्साइड ग्रुप भी मौजूद है। मैं अमाइड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं कहूँगा क्योंकि कार्बोनिल के साथ साथ उसमें अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है। लेकिन मैं कीटोन्स को और मैं अल्डिहाइड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहूँगा क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पर कार्बोनिल कंपाउंड ही पाया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप ही पाया जाता है। ये पहली बात आ गई। स्टूडेंट, अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बुनियादी डिफरेंस तो ये है ना कि जब आप अल्डिहाइड की बात करते हैं तो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ आपके पास अल्काइल या एराइल ग्रुप है, दोनों में से कोई एक। और कीटोन्स में हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप है। ये इसमें फ़र्क है। नाम देख ले, पहला आपके पास मेथनल। मेथनल इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह एथेनल को हम एसेटल्डिहाइड कहते हैं, एसेटल्डिहाइड। प्रोपनल को हम प्रोपायोनेल्डिहाइड, प्रोपायोनेल्डिहाइड्स एंड सो ऑन। यानी ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये इनके कॉमन नेम्स हैं और ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये इनके आयोपिक नेम्स हैं। ये ना मेथनल, एथेनल, प्रोपनल, ये पहले 3 जो सिंपलेस्ट मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड फैमिली हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप ले लो, इसके 3 नाम हैं। इसे डाईमिथाइल कीटोन भी आप कहते हैं, इसे आप एसीटोन भी कहते हैं और इसे आप प्रोपानोन भी कहते हैं। प्रोपानोन, तीनों में से वो कोई भी टर्म इस्तेमाल कर सकता। अगर एक तरफ मिथाइल हो एक तरफ इथाइल हो तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसका नाम बनेगा इथाइल मीथाइल कीटोन। लेकिन अगर आप इसका आयोपिक नेम ढूंढेंगे ना तो चूंकि 4 कार्बन है तो इसका नाम बनेगा ब्यूटानोन, ब्यूटानोन। तो 2 ब्यूटानोन हम नहीं कह सकते, वैसे पेंटानोन से शुरू हो जाता है, 2 पेंटानोन या 3 पेंटानोन। तो ब्यूटानोन में ब्यूटानोन ही होता है, 2 या 1 ब्यूटानोन नहीं होता।
स्टूडेंट ये अभी हम ना आगाज़ कर रहे हैं, आज की हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है हम उसकी बुनियादी बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद आ जाओ, कीटोन्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल कीटोन्स, एक होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन और सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल मीन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल ग्रुप लगे हो, एसीटोन जिसे आपने कहा, ये इधर भी फिनाइल ग्रुप, इधर भी फिनाइल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल या इराइल ग्रुप लगे हो, साचा कीटोन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल जिसमें इधर देखो मिथाइल है और इधर इथाइल है, इधर आपके पास फिनाइल है, इधर मिथाइल है, तो ये ऊपर वाला आपके पास इथाइल मिथाइल कीटोन एंड दिस इज द एसीटोफिनोन। तो कीटोन्स सिमेट्रिकल जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल या इराइल ग्रुप हो, और अनसिमेट्रिकल जिसमें डिफरेंट हो। एक और भी बात, क्वेश्चन आ गया, विच इज अ मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड कीटोन कहते हैं कि जैसे आपके पास ये मेरे पास आ गया, इधर आपके पास ये 3 पेंटानोन है। मैं बताता चलूँ कि ये आपके पास जो कंपाउंड है, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 कार्बन की वजह से पेंटानोन, और कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड, तो ये बना 3 पेंटानोन। अब ये जो 3 पेंटानोन है ना, ये इसके इस तरफ इथाइल, इस तरफ भी इथाइल, यानी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा तो वो मिक्स्ड कीटोन नहीं है। अगर आप इसको देखो, इधर भी फिनाइल यानी इराइल ग्रुप और इधर भी फिनाइल यानी इराइल ग्रुप, तो दिस इज नॉट द मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड क्या होता है, एक तरफ आपके पास अल्काइल ग्रुप हो आर हो, और दूसरी तरफ आपके पास इराइल ग्रुप हो, यानी एक अल्काइल हो एक इराइल हो, साचा कीटोन इज कॉल्ड मिक्स्ड कीटोन। पीछे आपने पढ़ा था सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ये आ गया आपके पास सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल कीटोन सिंपल, और दूसरे मैंने क्या बोले हैं, मिक्स्ड। ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये सिंपल कीटोन है, यानी जिसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो या दोनों तरफ इराइल ग्रुप हो। लेकिन अगर एक तरफ अल्काइल हो एक तरफ इराइल हो, तो आप उसे सिंपल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मिक्स्ड। तो आपके पास इसमें ना जो एसीटोफिनोन है ना, दिस इज द मिक्स्ड कीटोन। बेटा जी नोमेनक्लेचर पे आइएगा। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आपने ना अल्केन अल्कीन अल्काइन, एरोमेटिक, अल्कल हैलाइड, अल्कोहल फिनोल, और फिर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक, सब का नोमेनक्लेचर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। 2 से 3 मैं बार बार कह रहा हूँ। कल मैं आपके साथ ना सेमिनार में एक पेपर डिस्कस करूँगा पिछले सालों का, जो UHS का या जो भी मेरे पास MD कैट का पेपर आया, उसमें हम नेचर ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे कि किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लीजिएगा, उसमें से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल से रेलिवेंट होंगे। इसका मतलब आउट ऑफ 54 3 क्वेश्चन जेन में बिठा लो जिसका ताल्लुक जो है वो नोमेनक्लेचर से होगा। 3 क्वेश्चन ये जेन में रखना है। और नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जा सकता है। बेटे जी अब आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड है, ये एंड पे CHO आ गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू आयोपिक। अब आपने आयोपिक, अल्डिहाइड और कीटोन में जो बेसिक डिफरेंस है ना, अल्डिहाइड में जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो चेन के एंड पे लगा होता है, और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो चेन के अंदर होता है। अब ये ना एट द एंड ऑफ चेन है, ये कार्बन नंबर 1 इधर से नंबरिंग शुरू करनी है, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ एक आपके पास मिथाइल है, दूसरा भी मिथाइल है, ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में कहीं दूर है। तो आपने ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, ठीक है। 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 2 4 डाइमिथाइल, और 5 कार्बन वाले को पेंटानल। तो आपके पास 2 4 डाइमिथाइल पेंटानल, ये आंसर आ गया। एक और भी बात, ये तो हो गया ना आयोपिक। बेटा जी
ये वाला जो है ना CHO, दिस इज द FG फंक्शनल ग्रुप। CHO इज द फंक्शनल ग्रुप। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो गए उसे क्या कहेंगे? अल्फा। यानी कार्बन नंबर 1 अल्फा नहीं है, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 3 जो है वो बीटा आ गई, और कार्बन नंबर 4 आ गया गैमा, कार्बन नंबर 5 आ गई डेल्टा। अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो उसे अल्फा कहना है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ CHO है, CHO की कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है। जब नंबरिंग करते हैं यूपिकली तो दैट कार्बन इज कार्बन नंबर 1, ये कार्बन कार्बन नंबर 1 है, बट इट इज नॉट द अल्फा कार्बन। अब अल्फा पे मिथाइल, गैमा पे मिथाइल, तो अब क्या कहेंगे? अल्फा गैमा डाई मिथाइल पेंटल्डिहाइड। वो अल्डिहाइड की सेंस में जाना है ना, एसेटल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, पेंटल, वेरल्डिहाइड भी इसे कहते हैं। बहरहाल आप यूपिक पे ही रहे यहाँ पे। बेटा जी यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने 2 चीज़ें आप तक कन्वे की। मैं दोबारा बताता चलूँ। एक तो हमने पढ़ा कार्बोनिल कंपाउंड्स हम किन्हें कहते हैं। मैंने कहा वो कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होगा, टेक्निकली हम उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये एक मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इन तमाम क्लासेस में मैंने सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में लिया। हालांकि बाकी सब में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है, लेकिन मैंने उसमें ये नेगेट किया उनको कि उनमें कार्बोनिल ग्रुप के अलावा भी कुछ ऐसा हिस्सा है जो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करता है। लिहाजा हम क्या कहेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड में सिर्फ 2 कंपाउंड हम इंक्लूड करेंगे, 2 क्लासेस इंक्लूड करेंगे। एक क्लास होगी अल्डिहाइड और दूसरी क्लास क्या होगी? कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ये थोड़ी सी बातें कि अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH होता है और कीटोन में, और उसके बाद फिर हमने कीटोन को क्लासीफाई किया, एक सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में, और फिर सिंपल और मिक्स्ड में। और उसके बाद मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ख़ास तौर पर आपने कीटोन का नॉमेनक्लेचर, और वो भी फेडरल की बुक से, फेडरल बुक से। तो फेडरल की बुक में जो कीटोन का है ना, वो पिछले 2 सालों से मुसलसल पूछा जा रहा है। तो फेडरल की बुक अगर आपको नहीं है आपके पास, तो उसको कहीं डाउनलोड कर लेना PDF से, और उसका सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन का वो हिस्सा जहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन है ना, वो 2-3 पेजेस जो है ना उसको इमेज उसका कॉपी कर लेना और उनको पढ़ना। आगे बढ़ो, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पे आ जाओ। प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आसान सा तरीका है जनरली, और कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड की तो आपके पास क्या बना? कार्बोक्सिल। हमने तो अल्डिहाइड और कीटोन को करना है। यहाँ ना लिखा हुआ अल्डिहाइड, लेकिन मैं कहूँगा अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे ना तो उसकी ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है। अब ना ज़रा 2 किस्म की ऑक्सीडेशन हो रही है, एक जो अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रही है, दूसरी जो अल्डिहाइड को कार्बोक्सिक एसिड। बेटा जी दोनों में से ना ये जो अल्डिहाइड को कार्बोक्सिक एसिड में इसको ऑक्सीडाइज करना आसान है, और अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना कदरे मुश्किल। ये बात याद रखना। लेकिन ये मैंने अल्कोहल कौन सा लिया है? प्राइमरी। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो आपके पास कीटोन बनेगा, और कीटोन की ऑक्सीडेशन से आपके पास कार्बोक्सिल आज हम बनाएंगे। ये जो मैंने ये सारे का सारा लिखा है ना, ये सारे का सारा आज हमारा टारगेट रहेगा। जब मैं कहूँ ना कि अल्डिहाइड कीटोन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इतना हिस्सा हम डिस्कस करेंगे। और जब मैं रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये वाला हिस्सा डिस्कस करूँगा। अच्छा, पहले ना द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फैमिली दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम मेथनॉल कहते हैं, जिसको हम HC डबल बॉन्ड O और H इस तरह लिखते हैं, जिसको हम HCHO लिखते हैं, जिसको हम CH2O लिखते हैं। अब देख लो, कभी वो CH2 लिख देता है, कभी वो HCHO लिख देता है, कभी HC डबल बॉन्ड O लिख देता है, कभी वो मेथनॉल कह देता है, कभी वो फॉर्मल्डिहाइड कह देता है। आपको जो मर्जी वो नाम दे, जो मर्जी वो स्ट्रक्चर दे, आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना है कि हमें पता है कि ये उसका स्ट्रक्चर हो सकता है।
बेटा जी फॉर्मेल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच इज अ गैस। आपकी बुक से डेविएट करती है। आपकी बुक कहती है कि पहले दो एल्डिहाइड गैसेस हैं, कौन कौन सा, एसेटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। ये दोनों गैसेस हैं आपकी बुक कहती है, और वो बड़े हद तक सही भी कहती है। लेकिन यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच इज अ गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो एसेटल्डिहाइड को लिक्विड में कंसीडर कर रहा हूँ। बहरहाल इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 90। अब मैं आपको बताता हूँ एसेट अभी फॉर्मेल्डिहाइड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो ना बॉइलिंग पॉइंट -21 डिग्री सेंटीग्रेड। एसेटल्डिहाइड में एथेनॉल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ऊपर माइनस और नीचे क्या लिखा है 21। अब ना हम आमतौर पर भला क्या कहते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वो गैसेस होती हैं। ये आम तौर पर हम कहते हैं, आम तौर पर। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 25 से कम है, इसको क्या होना चाहिए, गैस। यानी मैं इसलिए तो आपसे कह रहा था ना कि आपकी बुक जो है वो हकीकत के ज़्यादा करीब है। तो इसका मतलब है कि इस अगर बात को मैं बुनियाद बनाऊं तो इसका मतलब है पहले दोनों जो एल्डिहाइड है यानी फॉर्मेल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड, बोथ दीज आर गैसेस विच इज़ वेरी मच अकॉर्डिंग टू योर बुक, और इनको गैसेस भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप जनरली इसको गूगल आउट करें तो आपको पता चलेगा, वो कहेंगे नहीं जी एसेटल्डिहाइड इज़ अ लिक्विड। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं। हम कहते हैं क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, वो कहते हैं जाजुरे वाला HF जो है ना HF, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हम कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट इसका 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो लिक्विड होता है, हालांकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 25 से क्या है, कम है। HF इज़ अ लिक्विड। मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो ये कोई पता कोई नहीं लगता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आगे आओ। बहरहाल एक क्वेश्चन आ गया, फॉर्मलिन इज, मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर्मलिन, बेटा जी फॉर्मलिन क्या है, मैं कुछ बातें अपने बच्चों को फॉर्मलिन के बारे में बताना चाहता हूँ। फॉर्मलिन इज द ट्रेड और कमर्शियल नेम ऑफ HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का मार्केट में जो नाम है ना, मार्केट में जिस नाम से ये सेल आउट होती है फॉर्मेल्डिहाइड, वो फॉर्मलिन है। ट्रेड और फॉर्मलिन होता क्या है, फॉर्मलिन एक मिक्सचर है, मिक्सचर, और ये तीन चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, 40%। फॉर्मेल्डिहाइड को मैं कहूँगा मेथानल 40%। इसमें तकरीबन 8% जो है वो मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH, मैथानोल, और इसमें 52% वाटर है। दिस इज़ द फॉर्मलिन। अब मैंने 40% लिखा है ना, आपकी बुक में 40% के बजाय 37% लिखा हो, तो ये बलोचिस्तान टेक्स्ट बोर्ड, तो इसमें 37, बहरहाल वेरी क्लोज, 40-37 ठीक है। तो फॉर्मलिन क्या है, फॉर्मलिन इज़ द ट्रेड और कमर्शियल नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। वैसे फॉर्मेल्डिहाइड तो गैस है ना, फॉर्मलिन गैस नहीं है। फॉर्मलिन एक मिक्सचर है जिसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, 8% मेथानोल है और 52% जो है वाटर। ये जो फॉर्मलिन है ना, ये डिसइंफेक्टेंट है, ये एंटीसेप्टिक है, ये जर्मीसाइड है, ये फंजीसाइड है। ये चारों लफ्ज़ आपको आने चाहिए। डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, ये आप बायो में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग टिश्यूज, उसमें जर्म्स को किल करना तो एंटीसेप्टिक। नॉन लिविंग बॉडी तो जर्मीसाइड है, फंजीसाइड है। क्या काम है इसके, ये ना
प्रेजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमन, ये जो जानवर नहीं बायोलॉजी में आप और उनको लैब में आप महफूज रखते हैं, तो जिस लिक्विड में महफूज रखते हैं वो फॉर्मलिन होता है। यानी प्रेजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमन और ये स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन के बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जिससे ऑपरेशन किया गया है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए उनको फार्मलिन से वाश किया जाता है। तो ये दूसरी बात आपने देखी, फार्मलिन। ये मैंने जो गुफ्तगू सारी की है ना, दिस इज़ अबाउट द फार्मलिन। जितनी मैंने बातें रुक रुक के की हैं ये सारे आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं जी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ये बीटा है। नहीं बीटा नहीं, अब ठीक है, मैथानल ही आ गया ना, तो ये आपके पास बीटा है। आगे हम बढ़ते हैं। मैं ना फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड जिसे मैं मैथानल कहता हूँ, मैथानल NaL, मैथानल, ये फॉर्मेल्डिहाइड। दो मेथड हैं, एक लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड देख लें, आपके पास मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन करवाए, ये कंडीशन याद होनी चाहिए। आपके पास ये मैथानल बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना, बिल्कुल सेम इक्वेशन लिखो, CH3OH प्लस हाफ O2, एरो को भी छोड़े, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर, ये आपके पास बना। बेटा जी यहाँ पे अगर आप प्लाटिनम एस्बेस्टॉस लिखोगे तो वो लैब मेथड है, 300 डिग्री टेम्परेचर दोगे तो वो लैब मेथड है। लेकिन अगर आप FeO लिखो, आयरन ऑक्साइड, आप MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखोगे, दीज कंडीशंस, रिएक्शन वही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है दोनों में रिएक्टेंट प्रोडक्ट 100% सेम है। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के डिफरेंस से आप उसको लैब जो जहाँ थोड़ी बनती है और इंडस्ट्रियल जहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में बनती है। एक और चीज़ आ गई, अभी हमने शुरू में पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड, अब हम पढ़ते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हम एथानल भी कहते हैं, एथानल। एसिटल्डिहाइड को हम CH3CHO से भी लिखते हैं, एसिटल्डिहाइड, एथानल। एसिटल्डिहाइड इज अ लिक्विड, मैंने वाज़ेह तौर पे लिक्विड लिख दिया, हालांकि पीछे मैं आपको समझा के आया हूँ कि आपकी बुक कहती है कि इट इज़ अ गैस, लेकिन यहाँ मैंने लिक्विड लिखा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने 21 किया, उसका -21 था, इसका 21। मेरे मुताबिक वो गैस है, एसिटल्डिहाइड इज अ लिक्विड। सिर्फ एक गैस है जो अल्डिहाइड में सिर्फ एक गैस है और वो फॉर्मेल्डिहाइड है। मेथड ऑफ प्रेपरेशन, उधर आपने लिया था मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ले लो, एथानॉल ले लो, ये ऑक्सीडेशन करवाओ, ये आप पीछे पढ़ के आए। ये जो लिखा है ना, ये आपने अल्कोहल के टॉपिक में पढ़ा है, जहाँ मैं उसके ऑक्सीडेशन बताता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल होगा, ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन था, ये कल परसों हम करते रहे बातें। अब ना एक तो हो गया ये वाला मेथड, एक और ये दूसरा मेथड आ गया, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथलीन। एथलीन को लिया जिसे आप इथीन कहते हैं, हवा में जलाया, एसिटल्डिहाइड बना। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो लेड क्लोराइड है दैट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, और जो क्यूप्रिक क्लोराइड है दैट एक्ट एज अ प्रोमोटर। ये ना दोनों MCQ पूछे जाते हैं। बताओ, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथलीन से एसिटल्डिहाइड बनता है, इसे कहते हैं एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथलीन, इससे बना एसिटल्डिहाइड। बताओ इस प्रोसेस के दौरान प्रोमोटर के तौर पर कौन काम करता है? तो हम कहेंगे CuCl2। अच्छा आगे बढ़ो, प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन। आपने दो कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ लिए, फॉर्मेल्डिहाइड भी पढ़ा, एसिटल्डिहाइड भी पढ़ा, और एसिटल्डिहाइड के आपने दो मेथड ऑफ प्रेपरेशन ये पढ़े। अब आ जाओ एक कीटोन और वो है एसीटोन। बेटा जी सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाओ, आपके पास ये कीटोन यानी एसीटोन बने। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन। एक और चीज़ पे आना, लिखा हुआ है
by the dry distillation of a mixture of calcium salt of methanoic acid and ethanoic acid results into the formation of। बहुत खूबसूरत बात। आपने काम क्या करना है, आपने मेथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मेथानोइक एसिड। मेथानोइक एसिड है HCOOH, इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। एक हो गया एथानोइक एसिड, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एथानोइक एसिड। आपने इन दोनों के साल्ट्स बनाने, सॉल्ट्स। पहला काम तो ये करो ना, आप ना जी आप इसमें ना लेंगे मेथानल, एथानल नहीं, ये थोड़े से ना मेथानोइक एसिड और एथानोइक एसिड आप लेंगे, थोड़ा सा इसको ना मॉडिफाई करना पड़ेगा। यानी आप इसमें लेंगे HCOOH, जिसे हमने कहा फॉर्मिक एसिड, और इधर आप लेंगे CH3COOH, जिसे आपने क्या कहा एसिटिक एसिड। ये दोनों लिए। अब आपने काम क्या करना है, आपने इनका कैल्शियम सॉल्ट बनाना है। तो आप फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। 2 फॉर्मिक एसिड लो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH देगा। एक OH इस हाइड्रोजन से मिलेगा, वाटर बनाएगा, दूसरा OH इसके, ये 2 मालिक्यूल है HCOOH के, आपके पास 2 वाटर मालिक्यूल बन गए। बेटा जी बाकी जो हिस्सा आपके पास बचा ना, वो ये है कैल्शियम फॉर्मेट। व्हाट इज दिस? दिस इज द सॉल्ट। व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉल्ट? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड कौन सा लिया? फॉर्मिक एसिड। बेस कौन सा लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन एसिड कौन सा लो? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है। बेस आप ये भी 2 ले लो, आपके पास 2 वाटर बनेगा, और आपके पास ये, मुझे ना इससे गर्ज है, ये जिनको मैंने सर्कल किया है, ये वाला और ये क्या है? दीज आर कैल्शियम साल्ट्स ऑफ मेथानोइक एसिड एंड एथानोइक। अब पहले काम के तौर पर आप इसको ले, ये वाला, यानी ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कैल्शियम फॉर्मेट। तो आपने क्या लिया? मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया, HCOOCAO, ये। अब आपने इसको हीट किया। क्या कर रहे हैं आप? हम इसकी ना ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं। जब आपने इसको हीट किया, बेटा जी कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से अलग हो गया। ये गौर से देख रहे, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे CaCO3 अलग हो गया। बाकी इतना हिस्सा आपके पास बचा, ये हिस्सा आपके पास ये बचा, ये HC, ये इतना हिस्सा आ गया, और इधर से आपके पास ये क्या आ गया? H, ये H इधर आ गया। तो दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये ना जो ये रिएक्शन जो लिखा है, ये एक MCQ बन गया। MCQ क्या बना कि जब हम कैल्शियम फॉर्मेट इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो कौन सा कंपाउंड हासिल होता है? आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा नाम मैंने आपसे क्या कहा? मेथानल। दूसरी बात, अब आप इसको ले लो, ये वाला कैल्शियम एसीटेट को ले लो। दिस इज द कैल्शियम एसीटेट। इसमें और इसमें क्या फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, इधर H है, इधर H है, और इधर H की जगह पे क्या है? CH3, और इधर भी क्या है? CH। बाकी सेम है। इसको हीट करो। जब आप इसको हीट करेंगे, इसमें से भी कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये आपके पास क्या बना? ये बना इतना हिस्सा, ये, और ये CH3 यहाँ से उठाकर इसके ऊपर। नाउ दिस इज द एसीटोन और प्रोपानोल। ये एक और MCQ आ गया। MCQ आया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट अंडरगोज ड्राई डिस्टिलेशन। आंसर है इससे क्या बनेगा? एसीटोन या प्रोपानोल। अब ये दोनों बातें इकट्ठी कर लो, दोनों चीज़ें इकट्ठी कर लो। इकट्ठी आप कैसे करेंगे?
अगर कैल्शियम फॉर्मेट ले उससे मैथानॉल बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना। अगर कैल्शियम एसीटेट ले उससे एसीटोन बना। अब तीसरा काम करो, आप ना कैल्शियम फॉर्मेट भी ले लो, कैल्शियम एसीटेट भी लो दोनों लो, और इनको हीट करो, इनकी ड्राई डिस्टिलेशन। यानी कैल्शियम एसीटेट ले लो, कैल्शियम फॉर्मेट ले लो, इनकी ड्राई डिस्टिलेशन जब करोगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया CaCO3, इधर भी ये CaCO3 अलग हो। अब इसका ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये वाला CH3C डबल बॉन्ड हो, ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड, और ये दूसरा, ये आपके पास है, ये इतना हिस्सा ये आ गया। आपके पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे, दो मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल उसमें CH3C डबल बॉन्ड हो, ये वाला हिस्सा आ गया, और हाइड्रोजन इधर से आ गया। ये दूसरा मॉलिक्यूल उसमें से ये वाला हिस्सा आ गया, HC डबल बॉन्ड हो, ये आ गया, ये वाला, और मिथाइल ग्रुप इधर से आ गया। तो ये भी आपके पास एसिटाल्डिहाइड बना, और ये भी आपके पास है। तो एसिटाल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बने? तो तीनों बातों को यकजा करो, तीनों बातों को। पहली बात आप क्या करोगे, आप कहोगे जी अगर मैं कैल्शियम फॉर्मेट लूँ, चले मैं अब आपसे पूछता हूँ, अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट लें, फॉर्मेट, फिर हम कैल्शियम एसीटेट लें, एसीटेट, फिर हम कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट लें, ये तीन आ गए। अब इन तीनों में देखो, अगर इसको हीट करें, इसको हीट करें, और इन दोनों को हीट करें, तो क्या क्या बनता है? अगर पहले वाले को हीट करें फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, इसको हीट करोगे एसीटोन बनेगा, और इन दोनों के मिक्सचर को हीट करोगे तो एसिटाल्डिहाइड। यहां तक ना दो बातें बेटा जी खत्म होंगी, बल्कि तीन बातें। पहले हमने अल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर मैंने नॉमेनक्लेचर की आपको बहुत ज़्यादा ताकीद की, और फिर हमने प्रेपरेशन पढ़ी। प्रेपरेशन पहले फॉर्मेल्डिहाइड की, लैब और इंडस्ट्रियल, फिर एसिटाल्डिहाइड के दो रिएक्शन, और फिर कीटोन को पढ़ा, एसीटोन को, और उसके बाद तीनों की हमने एक तरह की ये सारी की सारी। अब आगे बढ़ो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बहुत सारे एमसीक्यूज इसके अंदर छुपे हुए हैं, बहुत सारे। पहली बात, द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन एटम इज आल्सो sp2। बहुत अहम नुक्ता मैं लिखता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि ये आपके पास ना C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल ग्रुप है बेटा जी, इसके बारे में ज़रा सुनना मैं क्या कहता हूँ। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये MCQ आ गया कि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अच्छा, मैं इसको यूं भी लिखता हूँ, C, ये मैं यूं लिख रहा हूँ, ये ऑक्सीजन, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तीन सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, इसमें कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन का भी sp2, इसकी ओवरलैपिंग हुई, और एक कार्बन का sp2 इधर आ गया, एक कार्बन का sp2 इधर आ गया। अगर मैं इस कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर देखूं, स्ट्रक्चर, तो इसका ये स्ट्रक्चर बना, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ये वाला, और यहाँ पे जो एंगल आएगा दिस इज ऑफ 120 डिग्री। कार्बोनिल ग्रुप और कार्बन का 2pz, ऑक्सीजन का 2pz, ये आपस में ओवरलैप करें, और इस ओवरलैप, ये 2pz, कार्बन का 2pz, ऑक्सीजन का 2pz, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बना। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक तो ये बात जेल में रखनी है, ये पहला नुक्ता जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये दूसरा नुक्ता
जिसमें आपको मैंने उसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया और मैंने बताया कि पाई बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना। तीसरा नुक्ता एक और बात, और वो क्या, आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कैरी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी 2.7 है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 2.7 sp3 होता तो मैं 2.5 लिखना था, 2.7। चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लिहाजा ये पाई इलेक्ट्रॉन के जो इनको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। पिछले 4-5 दिनों से मैं 2 लफ्ज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लफ्ज़ है इलेक्ट्रोफाइल, एक लफ्ज़ है न्यूक्लियोफाइल। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियो। नेगेटिव एन से शुरू होता है और न्यूक्लियोफाइल भी एन से। इट्स ओके। तो मेरे पास बेटा जी, अगर आप माइंड ना करें तो ये लाइट बंद कर लें। वो बाहर से फिर कोई चीज़ ईंट उठा के ला के मेरे सर पे मार दो तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब आप इधर डालते हैं तो इधर रिफ्लेक्शन आते, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, सिर्फ उसका हल है कि जब आप पढ़ तो उसको नीचे कर लो। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसका मुंह सिर्फ मेरी तरफ ना करो, इसको जिधर मर्जी कर लो। आपने पढ़ना है तो उसको अपनी। अच्छा चले बेटा जी, ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। मैं आपसे कहता हूँ जिस पे नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल और जिस पे पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस ऑक्सीजन इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अच्छा जी, इट्स ओके। इसका मतलब है ये जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन का मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल में 2 रीजन हैं, 2 साइट्स हैं। एक साइट को आप कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट और एक को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ये अहम बात है। अब ना मैं रिएक्शंस की तरफ आपको लाता हूँ। रिएक्शंस, एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन। बेटा जी, एल्डिहाइड और कीटोन, इनके 3 बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एक ये बात आ गई। दूसरा है रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन, एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये 3 किस्म के। लेकिन जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जैसे मैंने अल्कीन में कहा था कि अल्कीन के करेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है अल्कीन के, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन के कौन से हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और आपके पास जो बेंजीन के करेक्टरिस्टिक रिएक्शन थे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे। एल्डिहाइड और कीटोन के क्या थे, एल्डिहाइड और कीटोन के करेक्टरिस्टिक्स थे एसन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्कोहल फिनोल के क्या थे, जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। एल्डिहाइड कीटोन के अभी जो पढ़ रहे हैं, इनके करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन से हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये जो नाम है ना, ये बड़ा अनोखा सा नाम है। हमें इस नाम की समझ नहीं आई कि इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों रखा। लो अभी आपको समझाता हूँ, आपको भी समझ नहीं आएगी। वो भला कैसे, देखो ये मेरे पास ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर मैं एक तरफ हाइड्रोजन लूँगा तो ये होगा एल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ मैं अल्काइल या इराइल ग्रुप लूँगा तो फिर ये होगा कीटोन। मैं इसको कहता हूँ दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा जी, ये हो गया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। अब आपने काम क्या करना है, प्लस इसमें आपने रीएजेंट को ऐड करना है। रीएजेंट, वो जो रीएजेंट आप ऐड कर रहे हैं वो NuH है। दिस इज द रीएजेंट जिसको आपने ऐड करवाना है। ये जो रीएजेंट मैंने लिखा है ना, ये रीएजेंट, ये रीएजेंट ना HCN भी हो सकता है, ये रीएजेंट RMgX भी हो सकता है, ये रीएजेंट सोडियम बाय सल्फाइड भी हो सकता है,
और भी ये मुख्तलिफ शक्लों में। ये रिएजेंट अल्कोहल भी हो सकता है, ये रिएजेंट अमाइड भी, हाइड्रोक्सिल अमाइन भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे, इनमें से कोई भी रिएजेंट हो सकता है। रिएजेंट के दो हिस्से हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जिसमें पार्शियल नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव। बड़ी तवज्जो से सुनना है, मैं आपको समझाने क्या जा रहा हूँ। मैंने पहले आपको ये बताया कि अल्डिहाइड और कीटोन के जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना, उनका नाम लिखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एंड पे मैंने जहाँ से बात को मोड़ा, मैंने कहा यार मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों लिखा है। तो जवाब तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन अब देखिएगा क्या होता है। ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ही है। अच्छा, उलट मैंने लिखा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, तो ये अब आपके पास रिएजेंट को ऐड करना है, रिएजेंट को ऐड करना है। रिएजेंट के दो हिस्से हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन में ऐड हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। अब हुआ भला क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। अब आपके पास ये बना C। अच्छा, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड होगा ना, कार्बन के पहले बॉन्ड है 1 2 3 और 4। जब न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन के 5 तो नहीं होते, लिहाजा ये दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चलेंगे। अब ये मेरे पास क्या बना, ये कार्बन है, ये वाला कौन सा, ये वाला कार्बन, ये इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ये वाला। ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो पहले डबल बॉन्ड था, अब वो क्या हो गया, सिंगल। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज चला गया, नेगेटिव। अब इस स्टेप में ये जो मैंने आपके सामने लिखा, इस स्टेप में रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अल्डिहाइड और कीटोन में ऐड हो गया, तो दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इट्स ओके। अभी आपके पास ये वाला हिस्सा बाकी है, H पॉजिटिव बाकी है। अब आप इसको दोबारा लाओ, NuC और O पे नेगेटिव। अब आपके पास ये H पॉजिटिव है, ये जो रहता है हिस्सा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ये अब ऐड होगा, ये इसमें ऐड हो गया, ये आपके पास बना NuC और साथ क्या बना, OH। अगर आप इन दो स्टेप्स को देखो ना, दो स्टेप्स को, इन दो स्टेप्स में जो पहला स्टेप है ना, उसमें रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हुआ, और जो दूसरा स्टेप है ना, उसमें रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड हुआ। यानी आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, उसमें दो चीज़ें ऐड हुई हैं, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी ऐड हुआ है। लेकिन नाम ऊपर क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक। हालांकि नाम क्या होना चाहिए था, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन नाम वो देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैं भाई ये वैसे आपको समझाने के लिए जो हमें भी बातें। अब ये ना दो तरह से ये रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस, और एक को हम कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अब आपने, मैं कुछ बीच में से छोटे छोटे काम आपको भी देता हूँ, तो थोड़ा सा खुदारा आप भी काम करें। आपने काम ये करना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेस कैटलिस्ट, यानी ये मैंने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये दो तरह के हैं, बेस कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड। इन दोनों, यानी यहाँ पे बेस बतौर कैटलिस्ट एक्ट करता है, यहाँ एसिड बतौर कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो आपने मुझे बताना है कि बेस बतौर कैटलिस्ट कब काम करेगा, एसिड बतौर कैटलिस्ट कब काम करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपने मुझे समझाना है, 2-3 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे चाहिए। आगे बढ़ो। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये अभी मैंने सारी बातें आपसे कर ली, ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये मैंने डिस्कस आपसे कर लिया। अब ना ये बेस कैटालाइज्ड एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक
addition reactions of carbonyl compounds, base catalyzed addition reactions of nucleophilic addition reactions of carbon, तो base catalyzed। बेटे जी पहले एडिशन ऑफ HCN होता है HCN हाइड्रोजन साइनाइड। पहले तो रिएक्शन देखो ना, एसिटल्डिहाइड लो और एसिटल्डिहाइड में HCN को ऐड करो, ये दोनों एक दफ़े लिखे गए, तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रन बना। आप यहाँ CH3 लिख दो। नाउ दिस इज द एसीटोन प्रोपानोन, इसका रिएक्शन करवाओ, यहाँ पे CH3 लिखना है और आपके पास ये बन जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रन। ये जो मैंने लिखा ना ये वाला, दिस इज द MCQ। अब MCQ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटल्डिहाइड इज एडेड या HCN इज एडेड इन एसिटल्डिहाइड। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? साइनोहाइड्रन। साइनोहाइड्रन ये जो लिखा ना ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है CH3 CH OH एंड CN, ये लिखा हुआ है। ये जो है ना, इसको मैं शॉर्ट करके ये CH3 इट्स ओके, ये पहले लिख दिया। कार्बन के साथ हाइड्रोजन मैंने इकट्ठा कर दिया, एक तरफ OH है एक तरफ CN है, एक तरफ OH है एक तरफ CN। दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये आपके पास है। इसका आगे इस्तेमाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। वो कैसे? ये दो लाइनें एक भरपूर MCQ है। ये दो लाइनें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। द साइनो ग्रुप इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एक्वस एसिड, ये साइनो ग्रुप CN, ये साइनो CN हाइड्रोलिसिस हुई, ये वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस इन एन एक्वस एसिड, ये एक्वस एसिड। तो अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, ये साइनाइड ग्रुप इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिल। ये MCQ आता है। अब MCQ क्या आएगा सुनना, ऐसा कंपाउंड जिसमें साइनाइड ग्रुप होगा, जब हम साइनाइड ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब आप कहेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे? इनकी मौजूदगी में। तो साइनाइड ग्रुप इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब मैं अगली बात बताता हूं, याद रहे तो रख लेना। अगर साइनाइड ग्रुप आपके पास हो किसी भी मॉलिक्यूल में, आप उसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएं, एसिड नहीं बेसिक, तो आपके पास साइनाइड ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट होता है। अब जस्ट चेंज देखो कि अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर, बाकी इतना हिस्सा जो है ना, इतने हिस्से को हमने नहीं छेड़ा, ये बिल्कुल एज सच है, कोई इसमें चेंज नहीं। चेंज सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप की कन्वर्जन में आ रही है, और वो क्या है? साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोक्सिल। जब ये बात आती है ना, इट बिकम्स द MCQ, ये MCQ बन जाता है। और मैंने अगली बात आपको क्या याद करवाने के लिए कही कि अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है साइनाइड ग्रुप से, और अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो फिर आपके पास क्या बन जाता है? अमाइनो ग्रुप। अब ना इन दोनों में सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है। इधर क्या लफ्ज़ है? एसिड हाइड्रोलिसिस, और इसमें कौन सा है? बेसिक। अगर आप सारी बात को यकजा करोगे ना, यकजा, तो आपने ना पहले लिया था ये आपने पहले लिया था एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से साइनोहाइड्रन बना। यानी मैं आपको कहूँगा, आपने लिया एसिटल्डिहाइड, मैं एसिटल्डिहाइड को एथानल कहता हूँ टाइम बचाने के लिए। एथानल का आपने HCN से रिएक्शन करवाया, आपके पास बना साइनोहाइड्रिन, ये बना। अब साइनोहाइड्रिन के पास CN ग्रुप है, आपने फिर इसकी फर्दर क्या करवाई? आपने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई, और आपके पास CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिल। ये आपके पास, अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे ये बनेगा। अब सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल ये पूछा जाता है
कि जब एथेनॉल की, अब सवाल सुनना है, जब एथेनॉल का HCN से रिएक्शन करवाया जाता है साइनोहाइड्रिन बनता है। हम कहते हैं यस ऐसे ही होता है। अब अगला हिस्सा क्या सवाल का, कि अगर साइनोहाइड्रिन की उस साइनोहाइड्रिन की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाए तो कौन सा प्रोडक्ट हासिल होता है? आंसर ए ऑक्सैलिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, डी टार्टारिक एसिड। तो आंसर क्या है, कौन सा हासिल होता है? लैक्टिक। बात समझे? ये जो मैंने बोला है ना, ये आपके इस चैप्टर के टेस्ट का एक, मंडे को आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तो उस टेस्ट का एक MCQ मैंने आपको बोला। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंने क्या कहा, जब एसिटाल्डिहाइड HCN से रिएक्शन करता है साइनोहाइड्रिन बनता है। अगर उस साइनोहाइड्रिन की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो कौन सा कंपाउंड हासिल होता है? द आंसर इज लैक्टिक एसिड। अब आगे बढ़ो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो अल्डोल कंडेंसेशन एक्सेप्ट, इनमें सारे अल्डोल कंडेंसेशन देते, एक नहीं देता। पहली तो बात यह है, हमें इन सब के फार्मूलाज आने चाहिए। फार्मूलाज, ये एथेनॉल है, एसिटाल्डिहाइड, ये बेंजाल्डिहाइड, ये प्रोपानॉल है, ये प्रोपानोन है। हमें इन सब के फार्मूलाज आने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन देता है, कौन सा नहीं देता। आसान सी पहचान, अल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड और कीटोन देंगे विच पोजेस अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। अगला सवाल, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो केनी-ज़ेरो रिएक्शन देंगे। क्या लफ्ज़ बोला है? केनी-ज़ेरो। दोबारा मुझे बताओ, मैंने आपसे पहला क्या कहा, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन देंगे? वो जिनके पास, अच्छा मैंने कहा शायद आप सो रहे, ठीक है आप जाग रहे। और दूसरा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या शो करेंगे? अब हमने अल्फा हाइड्रोजन की तलाश करनी है। देखो, अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड, मेरे बच्चे ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। और मैं आपसे पिछले कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ये बात होगी। अब देखो, ये आपके पास एथेनॉल है दैट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, इसमें ये आ गया कार्बोनिल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। इसके साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन, और उस पर कितने हाइड्रोजन मौजूद है? 3। इसका मतलब है एथेनॉल 3 अल्फा हाइड्रोजन रखता है, ये अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। अब प्रोपानॉल को देखो, प्रोपानॉल ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये अल्फा कार्बन है एंड इट पोजेसेस 2 हाइड्रोजन, लिहाजा इट विल आल्सो शो द अल्डोल कंडेंसेशन। ये मेरे पास प्रोपानोन है, एसीटोन, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन इस पे, 3 हाइड्रोजन इस पे, तो टोटल इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हम तो कह रहे हैं कम से कम एक होना चाहिए, इसका मतलब इट विल आल्सो अंडरगो द अल्डोल। अब अगली बात, ये मेरे पास मेथनॉल है जिसे आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। बेटा जी फॉर्मेल्डिहाइड में ये आ गया कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ कोई कार्बन ही कोई नहीं। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, इसका मतलब है इसमें, और ये फिर अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ये क्या देगा? केनी-ज़ेरो। बिल्कुल इसी तरह इसको देखो, ये कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है ये अल्फा कार्बन है जो बेंजीन रिंग का हिस्सा भी है, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है बेंजाल्डिहाइड एक ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ये जो दोनों हैं मेथनॉल और बेंजाल्डिहाइड, ये अल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं देंगे, लेकिन ये क्या देंगे? केनी-ज़ेरो रिएक्शन। और ये वाले जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ये अल्डोल कंडेंसेशन देंगे लेकिन केनी-ज़ेरो रिएक्शन नहीं देंगे। आपके पास ऊपर वाला जो है ना, इसमें ये आंसर आता है। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए ये मैंने अभी जो आपको रिएक्शन बता रहा हूँ पहले HCN का, और ये अल्डोल, ये बेस कैटालाइज्ड है, इसमें मैं बेस बतौर कैटलिस्ट चाहिए। और कौन कौन से बेसिस हैं जो बतौर कैटलिस्ट, ये आपके सामने लिखे।
इनको आपने याद करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड 10%, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 8%, एल्कोक्साइड आर अल्कलीज, अल्कलीज मीन बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज ड्यूरिंग अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट यही बात सुनना, अल्डोल कंडेंसेशन। बेटा जी आपने ना दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए, दो, एक ये एथेनॉल, एक ये एथेनॉल। अब देखना इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, इस पर मौजूद हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन। जब दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है इन कंडीशन के तहत, वी नीड द बेस एट कैटलिस्ट बिकॉज दिस इज द बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेस कैटलिस्ट टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, कोल्ड। अच्छा अब क्या होगा, इस एसिटाल्डिहाइड का ये हाइड्रोजन यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्डोल। ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप एल्ड, और ये आ गया OH ग्रुप ओल, तो नाम क्या बन गया, एल्डोल। आपने इस एल्डोल को जाना है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये प्रोपानोन लो, ये एसीटोन है, इसका एक एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, दूसरा एक और एसीटोन, दो मॉलिक्यूल एसीटोन के लेने हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा OH बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपके पास एक और प्रोडक्ट बना, लेकिन ये अल्डोल नहीं है। अल्डोल के लिए एंड पे एल्डिहाइड ग्रुप और OH तो है इसके पास, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप की बजाय कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको हम अल्डोल नहीं कहते, हम इसे कीटोल कहते हैं, कीटोल। बहरहाल अल्डोल बने कीटोल बने, ये तो बहुत कम बनता है ना होने के बराबर। एक और चीज़ आ गई, यही बात जो अभी लिखी है ना, ये वाली बात, ये दोबारा रिपीट हो रही है। मैंने कहा ये जो कीटोल है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, बहुत कम बनता है, ना होने के बराबर। मेरी बात को इधर देखिएगा, ये मैंने क्या लिखा है। आपके पास दो एसीटोन है, जैसे ये दो एसीटोन लिए, ये ऊपर वाला रिएक्शन ही दोबारा लिखा है ना, और बेरियम हाइड्रोक्साइड से ये बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया, दिस इज अ बेस। आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ये जो मैंने ऊपर लिखा। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसको स्टैचियोमेट्रिकली देखेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट सिर्फ 1% बनता है, और रिएक्टेंट आपके पास कितना है, 99%। इसका मतलब है रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना गवारा ही नहीं किया। हाँ, ये वाला रिएक्शन जो ऊपर लिखा है ये फास्ट जाता है, ये फास्ट, इसमें प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है, रिएक्टेंट की अमाउंट कम। ये जितनी मैं बातें आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके FSC में नहीं है, इसलिए इनको याद करना, पिक करना आपके लिए लाजमी है। आप ज़्यादा ना कीजिएगा, जितनी जितनी मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ ना, आप उसको पिक करते जाइएगा। बेटे जी नेक्स्ट आ गया, कैनिज़रो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिज़रो रिएक्शन कौन नहीं देगा, एक है जी फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजोटाइड। मैंने भी आपसे कहा कि कैनिज़रो रिएक्शन वो नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्डोल देगा, और अल्फा हाइड्रोजन इसमें किसके पास है, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड कैनिज़रो रिएक्शन नहीं देगा, ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा, बाकी तीनों कैनिज़रो रिएक्शन देंगे। कैनिज़रो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें देखो तेजी से, आपके पास ये मेथनॉल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, एक अल्कोहल बना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना। आप ये बेंजल्डिहाइड ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। आपके पास ये बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बना। अब ना ये दो चीज़ें, अगर मैं इन दोनों को जर्नल लिखूँ ना, तो आपके पास ये बात आती है, अगर आप इसको ज़हन में बिठा लो तो ये वाली बात क्या है। ये बात ये है कि आपके पास एक अल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। कैनिज़रो रिएक्शन होगा, एक वो अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल, एक वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं,
अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अल्कोहल को हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ये जो लफ्ज़ है ना, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, दिस वन इज द MCQ। इसके दौरान कंडीशन क्या चाहिए? दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट विद 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 25। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन। बेटा जी अभी तक मैंने ना आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, मैंने कहा ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है बेस कैटालाइज्ड, एक होता है एसिड कैटालाइज्ड। वैसे तो बेस कैटालाइज्ड 6 हैं, 6, उसमें 4 आपके सिलेबस का हिस्सा है, 4। एक HCN के साथ रिएक्शन जो शुरू में आपको पढ़ाया, साइनोहाइड्रन जिसमें बना और फिर उससे लैक्टिक एसिड हमने बनाया। दूसरा अल्डोल कंडेंसेशन, तीसरा कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, कैनी-ज़ेरो, और चौथा हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म जिसे आप आयोडोफॉर्म भी कहते हैं, आयोडोफॉर्म। ये 4 ये रिएक्शन आपके सिलेबस का हिस्सा, चारों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब हेलोफॉर्म पे आइएगा, सुनना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? हेलोफॉर्म मीन आयोडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तो इसमें से कौन देगा? ज़रा ना मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना तवज्जो से। मैं क्या कहता हूँ, हेलोफॉर्म 4 हैं, हेलोफॉर्म 4 हैं। एक है CHF3 फ्लोरोफॉर्म, एक है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, एक है CHBr3 ब्रोमोफॉर्म और एक है CHI3 आयोडोफॉर्म। ये 4 इनको कहते हैं हेलोफॉर्म। इन 4 में मेरे काम का सिर्फ ये है, दिस इज द आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म कैसे होते हैं? आयोडोफॉर्म येलो क्रिस्टल्स होते हैं, येलो क्रिस्टल्स, येलो क्रिस्टल, येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। मैं हेलोफॉर्म से मेरी मुराद होगी आयोडोफॉर्म, इसको मैं हेलोफॉर्म लूँगा। अब 3 कैटेगरी, सिर्फ 3 आप ज़हन में रखें। एक अल्कोहल है, एक अल्कोहल, एक एल्डिहाइड्स और तीसरा कीटोन्स। कीटोन्स, ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट देते हैं। अब तो क्या तमाम अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? आंसर है नो। हमें कैसे पता चलेगा ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये नहीं देता? मैंने एक दिन पहले भी आपको पहचान बताई। अगर OH ग्रुप, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, एक कार्बन से अटैच हो जिसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं, और अगर अल्फा कार्बन पर कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो तो वो अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब इस बात को नजर में दोबारा आपने मेरे साथ दोहराना है। मैं वाला क्या कह रहा हूँ, कौन सा अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा? उसकी पहचान ये है कि अगर किसी अल्कोहल का OH ग्रुप कार्बन से बॉन्डेड हो, वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप होता है उसे कहते हैं अल्फा। ऐसा अल्कोहल जिसके अल्फा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हो, कम से कम एक, 2 हो जाए, 3 हो जाए, वेल एंड गुड, लेकिन एक होना चाहिए लाजमी, तो वो क्या देगा? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इन अल्डिहाइड और कीटोन में क्या पहचान है? वेरी सिंपल, ऐसा अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल कार्बन के साथ, ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लगा हो, ये आ गया CH3 मिथाइल। मैं पहले भी आपसे कह रहा हूं, एक दिन मैंने आपसे कहा था ये CH4 क्या है, CH3 क्या है, CH2 क्या है, CH क्या है। एक दिन मैंने आपको ये चारों नाम याद करवाए थे। पहले वाला मीथेन, ये मिथाइल, ये मिथाइलिन और ये मिथाइन। तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि कम से कम एक क्या लगा हो? मिथाइल। अल्डिहाइड सिर्फ एक है, सिर्फ एक अल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता, सिर्फ एक, क्योंकि हमारी इस कंडीशन पर पूरा ही सिर्फ वो उतरता है, और वो क्या है? एथेनॉल, एसेटल्डिहाइड। हाँ, कीटोन बहुत सारे हैं, तमाम मिथाइल कीटोन जो हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं।
तो ये एक पहचान है आपके पास। दोबारा मेरी बात को सुनना, कौन से अल्कोहल हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें अल्फा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हो, कम से कम एक हो, 2 हो जाए 3 हो जाए, ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए। और कौन से एल्डिहाइड और कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हो। कितने एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? सिर्फ एक, और वो कौन सा? एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल। और कीटोन वो बहुत सारे। अच्छा बेटा जी, ये जो मैंने जितनी आपको बातें बताई है ना, ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी बातें। यानी पहली बात क्या लिखी हुई है? पहली बात ये लिखी हुई है कि देखो, एसिटल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट। ये मेरे बच्चे रिएक्शन है, अब रिएक्शन तो खुद करने हैं ना। ऑल मिथाइल कीटोन अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट। अगली बात, स्कैंडी अल्कोहल containing hydroxyl group on the second carbon atom, सेकंड नहीं, आप इसको अल्फा कह लो, अल्फा कार्बन एटम। और एथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल। ये एथेनॉल जो है ये OH इस कार्बन से अटैच, ये अल्फा और इसके साथ मिथाइल लगाओ। यहाँ ये बाकी रिएक्शन तो आपने याद कर, एक याद कर लो, बाकी सारे वैसे के वैसे ही है। ये था हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। मैंने यहाँ तक ना मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ना एल्डिहाइड और कीटोन के 3 किस्म के रिएक्शंस हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। फिर मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया, बेस कैटेलाइज्ड और एसिड। जो बेस कैटेलाइज्ड है वो हैं तो वैसे 6, सिर्फ आपके सिलेबस में 4 हैं। HCN को ऐड करना, अल्डोल, कैनिज़ेरो, और इसका नाम है हेलोफॉर्म। ये जो अभी हम कर रहे हैं इसका नाम क्या है? हेलोफॉर्म। यहाँ तक आपके बेस कैटेलाइज्ड खत्म हो। अब ज़रा बढ़िएगा एसिड कैटेलाइज्ड की तरफ। द जनरल नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ये देखना, एल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन। बेटा जी ये आपके पास एसिड एल्डिहाइड है, सुनना, वेरी सिंपल रिएक्शन। और ये आपके पास अल्कोहल है एथेनॉल। मैं एसिटल्डिहाइड को ना, मैं इतना नाम लंबा नहीं लिखूंगा, मैं एसिटल्डिहाइड को एथेनॉल लिखूंगा ताकि मैं इसको मिटाऊंगा, मैं इसको एथेनॉल लिखूंगा। क्योंकि एग्जाम में ना ज़्यादातर अयोपिक नाम से पूछा जाता है। एसिटल्डिहाइड की बजाय वो एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल की बजाय वो एथेनॉल, एसिटिक एसिड की बजाय वो एथेनोइक एसिड वो दे रहे होते। तो आपको भी ना अपनी जो ट्रेंड है ना, अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो रूटीन है, अपनी जो रट्टा है, वो अयोपिक नेम्स पे ज़्यादा रखो। अच्छा, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल एल्डिहाइड, एथेनॉल अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एसीटल। एसीटल, एसीटल। तो आपका आंसर आ गया एसीटल। सुनना, ये जो एथेनॉल इसमें ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन एसीटल में ये जो कार्बन आ गया ये sp3 हाइब्रिड, 4 बॉन्ड बना रहा है एसीटल। तो इसका नाम भी देखो, 1,1 डाईथॉक्सी ईथेन। एक ये और एक ये आ गया OC2H5, इसका नाम है इथॉक्सी। इथॉक्सी OC2, इथॉक्सी। एक इथॉक्सी ये, एक इथॉक्सी ये, 2 इथॉक्सी है। ये आपके पास कार्बन चेन है। कार्बन चेन 2 कार्बन पर मुश्तमिल है। अगर कार्बन चेन 2 कार्बन पर मुश्तमिल होगा तो पेरेंट नेम बनेगा इथेन। कार्बन नंबर 1 इस पर एक इथॉक्सी, कार्बन नंबर 1 पर दूसरा इथॉक्सी, तो नाम क्या बना? 1,1 डाईथॉक्सी ईथेन। ये एक क्या है? एसीटल। अब सारी बात का मफहूम क्या बना भला? मफहूम ये बना कि जब एल्डिहाइड्स और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ ड्राई HCl, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एसीटल। अब एक और बात है, अगर मैं एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन ले लूँ, अल्कोहल से रिएक्शन करवाऊँ, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है कीटल। वो पहले जैसे मैंने अल्डोल और कीटोल, तो यहाँ पे लफ्ज़ क्या आ गया? एसीटल और कीटल।
लेकिन ये कीटल ना हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये बनते ही नहीं। तो इसके मतलब है अल्कोहल से सिर्फ कौन रिएक्शन करते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन रिएक्शन नहीं। अब ये सारी बातें जो मैं बोलता हूँ ना, सावधान, दिस इज द पार्ट ऑफ योर एफएससी। बच्चों ने ये एफएससी में एक एक फिंगर टिप्स पे उनके होता है, हम तो इतनी बातें नहीं करते। वो आगे वो कहते हैं जी सर अगली बात करें, अगली बात करें, इसमें काम की बात करें। अब मुझे काम की बात की तरफ तो आप आने नहीं देते, आपको बेसिक बुनियादी बातों को याद करवाना पड़ता है। अब अहम नुक्ता क्या है, एंटीटेस्ट में एक दफ़ा क्या आ चुका है कि ये जो आपके पास एसिटल्डिहाइड बना है ना, सॉरी ये जो एसीटल बना है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? अब एसीटल जो है इसमें कार्बन जो है, मैंने अभी कहा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। एक और बात, क्या एल्डिहाइड और अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं क्या डायरेक्ट एसीटल बन जाता है? आंसर है नो। पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हेमी एसीटल बनता है, हेमी एसीटल फिर आगे एसीटल में कन्वर्ट होता है, बिकॉज हेमी एसीटल इज अनस्टेबल एंड एसीटल इज कंपैरेटिवली स्टेबल। चलो मुझे ना अब एक कुछ बातें बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया, ज़रा मुझे बताना है, जनरल गुफ्तगू करनी है। अगर मैं एल्डिहाइड का अल्कोहल से रिएक्शन करवाऊँ, मुझे ना यहाँ पे ड्राई HCl लेना पड़ता है। आप कहेंगे सर आप एसिड क्यों ले रहे हैं? तो मैं कहूँगा दिस इज द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। इट्स ओके, ये कौन सा रिएक्शन है? एसिड कैटालाइज्ड। ये मेरे पास रिएक्शन आ गई और मेरे पास जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है एसीटल। एसीटल एसीटल एक वो ईथर भी उसमें था ना, 1,1-डाइथॉक्सी इथेन। अच्छा एसीटल बना, एसीटल की जो बैटरी मैंने कही टेट्राहेड्रल। इट्स ओके। अगली मैंने बात क्या की, मैंने कहा अगर एल्डिहाइड के बजाय कीटोन होता, उसका अल्कोहल से रिएक्शन करवाते अल्कोहल, तो मेरे पास यही कंडीशन डाई HCl, तो मेरे पास बनना था कीटल। लेकिन मैं कहता हूँ कीटल नहीं बनता, बिकॉज कीटल इज़ हाईली अनस्टेबल। जो चीज़ अनस्टेबल होती है वो नहीं बनती, ये निकाल दो। अगली बात तीसरी मैंने क्या की, मैंने आपसे कहा कि आपके पास जब एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट एसीटल नहीं बनता, पहले बनता है हेमी एसीटल, और हेमी एसीटल फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसीटल में। ये अच्छा अगली बात वाला क्या है, क्या ज़रूरत है, सवाल सुनना, पहले मुद्दा मैं उठाता हूँ। क्या ज़रूरत है एल्डिहाइड को अल्कोहल के साथ मिलाकर एसीटल बनाने की ज़रूरत क्या है? क्यों बनाते हैं? बेटा जी ये आपके पास जो एल्डिहाइड है ना, ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बना के लाओ, अभी लैब से बना के आप मेरे पास पहुँच ही रहे होंगे कि वो एल्डिहाइड की वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, या अभी आपने उसको बना के लैब में रखा है, किसी और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट ने आके उस उस एल्डिहाइड कीटोन को ख़त्म कर दिया। मैं आपसे कहता हूँ जनाब अली, ये जो आपने एल्डिहाइड कीटोन बनाया है ना, इसको लंबे अरसे तक महफूज करो। आप भला क्या करोगे? आप उसको एसीटल में कन्वर्ट कर दोगे। एसीटल क्या ये हाईली रिएक्टिव नहीं? आंसर है नो, इट इज़ हाईली स्टेबल। कभी आपको 6 महीने 2 साल के बाद ज़रूरत दोबारा एल्डिहाइड की पड़ती है, तो आप वही एसीटल लो, क्या लो? एसीटल, और उस एसीटल को पानी में डाल दो, आपके पास वही एल्डिहाइड बन जाएगा जिससे वो एसीटल बना था। यानी सारी बात का मफहूम क्या है कि आप एल्डिहाइड को महफूज बनाने के लिए उसको किस में कन्वर्ट कर देते? एसीटल। स्टूडेंट आगे बढ़ो, मार्क द इनकरेक्ट। अब ना फिलहाल यहाँ तक मेरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ख़त्म हो गया। दूसरी जो कैटेगरी थी वो क्या थी? रिडक्शन। पहले मेरी बात को सुनना है, मैं क्या कहता हूँ। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन बेटा जी रिडक्शन 2 तरह से हम करवाते हैं। नंबर 1 बाय यूजिंग
रिड्यूसिंग एजेंट, और मैं जो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट जिसका बार बार तस्करा करूँगा वो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये याद रखना है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरा जो मैं आपको समझाऊंगा ना नंबर 2 पे, वो मैं कैटालिटिक रिडक्शन समझाऊंगा, कैटालिटिक रिडक्शन। और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्लाटिनम है, पैलेडियम है, निकल है, वगैरह वगैरह, ये बतौर कैटलिस्ट लूँगा। अब आसान सी बात, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बेटा जी अगर आप अगर आप एल्डिहाइड को लोगे, एल्डिहाइड, और फिर आप कीटोन को लोगे, कीटोन, जब आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे, रिडक्शन, तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और यहाँ पे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल कर लें। अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवाएं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी, तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। दिस इज द, अब ये जनरल सी गुफ्तगू है जो मैं आपको, ये वाली जो आपको मैं याद करवाना चाहूँ। मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करता हूँ। मैं CH3C+OH एथानल एसिटल्डिहाइड लेता हूँ, इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन NaHBH4, HB4 नहीं, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। बेटे जी सोडियम बोरोहाइड्राइड ना यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन देगा, नेसेंट हाइड्रोजन देगा। अब होगा भला क्या, जब आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन आ गया ना, आपके पास हाइड्रोजन जो है ये रिडक्शन हमने करवानी है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा जी इसके पास ना, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, आप एक और हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन लगा दो, तो ये आपके पास बन जाएगा CH3CH2OH। यानी ये जो आपने दो नेसेंट हाइड्रोजन लिए ना, एक इस कार्बन में ऐड हो गया, एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, साथ से एडिशन वहाँ होनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेशन। बिल्कुल इसी तरह अगर आप CH3C+OCH3 ये ले लो। अब मैंने जैसे ऊपर बताया, दो नेसेंट हाइड्रोजन किसने दिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड ने दिए। एक हाइड्रोजन कार्बन में ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पे अनसैचुरेशन होगी, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसका रिडक्शन। आपके पास इस एसीटोन की रिडक्शन हो गई, हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब आपके पास क्या बना, CH3CH3 और ऊपर क्या आ गया, दिस इज 2-प्रोपानोल एंड दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, सेम 100%, सिर्फ माइनर सी चेंज। ये आपने लिखा CH3, ये वाला CH3C+OH एसिटल्डिहाइड एथानल। अब यहाँ पे H2 लेके कैटालिटिक रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PT ले लो, PD ले लो, निकल ले लो, वगैरह वगैरह। दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिर्फ फर्क ये कि ऊपर नेसेंट हाइड्रोजन था, अब आप क्या ले रहे हैं, मोलेकुलर। ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट था, यहाँ पे आप कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन को ऐड कर, प्रोडक्ट वही आएगा जो ऊपर। आगे बढ़े, इसको आप देख लीजिएगा, कैटालिटिक रिडक्शन अभी सारा मैंने आपको बता दिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट पार्शियली रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव अल्कोहल एक्सेप्ट, ये जो है ना, ये वाला N2H4, ये पार्शियल रिडक्शन नहीं करवाता, ये कंप्लीट रिडक्शन करवाता। अगर एल्डिहाइड कीटोन की पार्शियल रिडक्शन हो, अल्कोहल बनता है। सुनना मैं क्या कहता हूँ, मैंने आपसे कहा अगर आपके पास एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड या कीटोन्स, इसकी पार्शियल रिडक्शन करवाएं, पार्शियल रिडक्शन
किससे करवाएं? नंबर 1 सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाएं। नंबर 2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दें। नंबर 3 हाइड्रोजन दे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लाटिनम पैराडाइम। तीनों में से जो मर्जी। जब आप अल्डिहाइड कीटोन की पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे अल्कोहल बनेगा। अब अगली वो बात क्या कहते हैं, पार्शियल रिडक्शन नहीं, इनकी कंप्लीट रिडक्शन करवाएं। जब पार्शियल की बजाय कंप्लीट होगा ना, कंप्लीट के लिए आपको ये रिएजेंट इस्तेमाल करना। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुल्फ किश्नर रिएक्शन। मैंने आपको एक पढ़ाया था वुल्फ किश्नर और एक क्लेमेंसन पढ़ाया था। तो क्लेमेंसन में और वुल्फ किश्नर में अल्डिहाइड कीटोन की कंप्लीट रिडक्शन होती है, और जब कंप्लीट रिडक्शन होगी अल्कोहल नहीं बल्कि अल्कीन बनेगा। आगे बढ़ो स्टूडेंट, अभी तक हमारे 2 किस्म के रिएक्शन हो गए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन। अब आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। हाँ, बात को ज़रा सुनना पहले, आसान सी बातें, फिर मैं आपको मुश्किल की तरफ लाता हूँ। बेटा जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ना हमें 2 किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमारा वास्ता पड़ता है। एक को कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। माइल्ड के आपको नाम आने चाहिए, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेट। दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों के पहली बात आपको नाम आनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, जो अल्डिहाइड है ना, उनकी हमने ऑक्सीडेशन को पढ़ना है। हमने कीटोन्स की ऑक्सीडेशन को पढ़ना है। 2 किस्म की ऑक्सीडेशन हमने पढ़नी, अल्डिहाइड और कीटोन। बेटा जी, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों किस्म की ऑक्सीडाइजिंग कर देते हैं, लेकिन कीटोन की जो ऑक्सीडेशन है ना, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, माइल्ड नहीं कर पाते। क्यों? ये एक लंबी बहस है, क्यों में एक लंबी बहस है। फिलहाल आप इसको ज़हन में रखें। पहली बात, आपने माइल्ड और ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को याद करना है। दूसरी बात, माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, दोनों किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन दोनों किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। कीटोन को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग, यानी मैं इसके आगे लिख देता हूँ ना, मैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड के कैन बी कैरिड आउट बाय माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें मैं लिखूँगा कैन बी कैरिड आउट ओनली बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ओनली। अब दूसरी बात, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कीटोन के ऑक्सीडेशन करें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दोनों में सेम है। ये अल्डिहाइड आपके पास एसिटल्डिहाइड, कितने कार्बन है? 2। ऑक्सीडेशन हुई, पोटाशियम डाइक्रोमेट लिया, 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब मैंने कार्बन की तादाद पे जोर दिया ना, तो इसका मतलब है याद रखने वाली यही बात है। इसमें 2 कार्बन एसिटल्डिहाइड, एथानल एसिटल्डिहाइड, और इससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना एथानोइक एसिड, ये बना। 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड प्रोपानल, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन वाला। यानी द कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज प्रेजेंट इन द पेरेंट अल्डिहाइड। अब अगली बात, अब एक बड़ी खूबसूरत बात बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज करता है, और खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाता है? अब उसको रिड्यूस कौन करता है? जिससे उसने रिएक्शन किया था। मैं एक नुक्ता आपको समझा रहा हूँ, शायद आपके ज़हन में बैठे। इससे पहले जो आपने ये रिएक्शन पढ़े हैं ना, ये वाले जो मैं आपको समझा रहा था, ये वाले, इसमें आपके पास ये अल्डिहाइड है,
या कीटोन है, और इधर आपके पास ये रिड्यूसिंग एजेंट थे NaBH4। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करते हैं तो वो बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करते हैं तो वो बतौर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। क्या लिखा है? अल्डिहाइड बिहेव डैश व्हेन ट्रीटेड विद एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O7। एसिडिफाइड K2Cr2O7 दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब इनके साथ अल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करेंगे दे विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। अच्छा जी, दोबारा आओ। अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम उतने ही होंगे जितने अल्डिहाइड में थे। अब अगली बात, कीटोन दो तरह के हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। दिस इज द सिमेट्रिकल कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ सेम अल्काइल ग्रुप है। ऑक्सीडेशन करवाओ, मुश्किल से होगी लेकिन होगी। दो तरह के प्रोडक्ट बने, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा कैसे? ये ना इतना हिस्सा ये बन गया और ये वाला मिथाइल ग्रुप ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब सवाल वाला क्या पैदा हुआ? सवाल ये पैदा हुआ कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन होगा, सिमेट्रिकल, तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा, जैसे कि ये देखो ये अनसिमेट्रिकल है, देन यू हैव सिंगल काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड। दोबारा मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन होगा दो मुख्तलिफ किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होंगे, और अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा एक ही किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होगा। अच्छा, सेकंड लास्ट टॉपिक आज का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की ये जो अब हिस्सा आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये भी एंटी टेस्ट के लिहाज से बहुत बहुत अहम है। अल्डिहाइड और कीटोन की पहचान क्या है? तो यहाँ पे ना बेटा जी, अल्डिहाइड और कीटोन की पहचान के 4 मुख्तलिफ रिएक्शन लिखे हुए हैं। मैं वो आपको समझाऊंगा। नंबर एक ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये ना कार्बोनिल कंपाउंड लिखे ना तो मैं अपना ना टाइम सेव कर लेता हूँ, अल्डिहाइड कीटोन वरना मुझे लिखे पड़े। नंबर 1, आप टॉलेंस रीएजेंट इस्तेमाल करते हैं, टॉलेंस रीएजेंट, इसको अभी हम देखते हैं। नंबर 2, आप फैलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन। नंबर 3, आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशन। एंड नंबर 4, आप सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ये 4 चीज़। ये ना मैं दोबारा कहूँगा, ये वाली जो बातें हैं ना, ये वी रेज पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने पढ़ना नहीं है, इसको लिखना है। ये सब चीज़ें क्या क्या लिखना है? पहली बात, ये टॉलन जो है ना, टॉलन रीएजेंट, इसको हम ना सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, ये भी इसका नाम, सिल्वर मिरर टेस्ट। ये टॉलरेंस होता क्या है? AgNO3 प्लस NH4OH, अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट एंड AgNO3 सॉल्यूशन, ये इसका नाम।
टॉलरेंस रिएजेंट, ये टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहलाता है। और ये टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब अगली बात, कौन ये टेस्ट देता है, कौन? तमाम ऑल अल्डिहाइड्स, कोई कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। वैसे एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देते हैं, ये आपने वो वन अल्काइन भी ये टेस्ट देते हैं, वो आप पीछे पढ़ के आए थे तमाम। और फिर इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी इसमें ना आपके पास Ag2 सिल्वर जो है ना, सिल्वर ये जब एरो नीचे लाता हूँ इसका मतलब है प्रेसिपिटेट, तो सिल्वर बतौर प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाता है। ये जो मैंने बातें की ना ऊपर ये वाली, अब इनको ज़रा देखिएगा मैं कहता क्या हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट इन अ सिमिलर मैनर विद बोथ एथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। बहरहाल इसको देखते हैं बाद में। तो कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट विद अल्डिहाइड सारे, ये फॉर्मिक एसिड, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देता, फॉर्मिक एसिड, और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता। उसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, छोड़ो इसे, लंबी बात है। क्लोरोफॉर्म, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल जिसे हमने वन अल्काइन, आपने ना सिर्फ इन चार को ज़ेन नशीन करना है, इनको छोड़े, ये ऐसे लंबी बात आ जाएगी। तो कौन कौन से ये टेस्ट देते हैं। अब अगली बात आ जाओ, यही बातें जो मैंने ऊपर की है ना, यही बातें आप फैलिंग के बारे में करें। पहली बात, ये जो फैलिंग सॉल्यूशन है ना, ये होता क्या है। फैलिंग सॉल्यूशन में ना आप कॉपर सल्फेट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और टारट्रेट एसिड, टारटारिक एसिड लेते हैं, टारटारिक एसिड, इन तीन चीज़ों को मिलाते हैं तो जो आपके पास मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड फैलिंग। अच्छा, बेनेडिक्ट में क्या है, CuSO4 प्लस NaOH, तो वो मैंने इधर भी लिखे हैं, वही मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लस ये सिट्रिक एसिड इधर लेना है, सिट्रिक एसिड। अब ये बातें याद रखनी। अब अगली बात, फैलिंग सॉल्यूशन और ये बेनेडिक्ट, कौन कौन ये टेस्ट देते हैं। ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड, सिर्फ इधर भी ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड, ना कीटोन देते ना एरोमेटिक एल्डिहाइड देते। और दूसरी बात, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें हमारे पास ना ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, किसके, Cu2O के, बिल्कुल सेम इधर लिखना है, ब्रिक रेड PPT किसके, Cu2O के। ये दोनों जो है ना, फैलिंग और बेनेडिक्ट, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ ना अगर आप दो लफ्ज़ याद कर लो, इसमें टारटारिक होता है और इसमें सिट्रिक होता है। मैंने लफ्ज़ एसिड भी दोनों में सेम कह दिया, टारटारिक एसिड फैलिंग में, सिट्रिक एसिड बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट में सिट्रिक एसिड, बाकी दोनों सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं और दोनों में प्रेसिपिटेट ब्रिक रेड कलर के बनते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन्स। अब अगली बात, अगर आप इन चारों को यकजा करो, ये जो पहले टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस, ये तमाम एल्डिहाइड देते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। लेकिन टॉलरेंस जो है ये कीटोन नहीं देते। और मैंने अभी उधर आपको बताया भी कि चार किस्म के ग्रुप्स हैं जो टॉलरेंस के सारे रिएक्शन देते हैं। दूसरा, ब्रिक रेड PPT किसके बने होते हैं, Cu2O के, ये याद रखना है। ब्रिक रेड PPT आर फाउंड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद, ये फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग भी ठीक है, बेनेडिक्ट भी ठीक है, दोनों ठीक है। नेक्स्ट,
कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फैलिंग के साथ, ये सारी एक लिस्ट बनी हुई है। एलिफेटिक है, फलाना है, ये तो इन्होंने ना, आप इसको ना, चलो बहरहाल आप ना एलिफेटिक पे ज़्यादा फोकस और इस पे, बाकी छोड़ो। और बेनेडिक्ट और उसमें मैंने फ़र्क आपको सिर्फ एक लफ्ज़ का बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ सिर्फ और सिर्फ कीटोन रिएक्शन देगा, कीटोन। और इसमें कीटोन जो है ना वो आपके पास ये डेल्टा है। पहले वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे वाला अल्केन है, तीसरे वाला अल्डिहाइड है, तो ये तीनों तो इसके साथ रिएक्शन नहीं देंगे। बेटा जी आखिरी बहुत अहम नुक्ता आज की हमारी आखिरी गुफ्तगू वो है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा देखना रिएक्टिविटी क्या शो कर रहा है। मैंने सिर्फ ना दो बातें आपको याद करवानी, सिर्फ दो बातें, अगर आपके ज़हन में बैठ जाए तो दो बातें। ये है मेथानल, बेटा जी पैथानल मीन फॉर्मेल्डिहाइड, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अल्डिहाइड कीटोन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद ये ना एल्डिहाइड्स है, ये एक तरफ H एक तरफ R, एल्डिहाइड, और ये आपके पास कीटोन्स आ गए। यानी पहली एक जनरल तो बात ये करो ना, पहली तो बात आप ये करो कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। कीटोन्स की निस्बत अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और अल्डिहाइड में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। अल्डिहाइड, ये बात से क्यों अल्डिहाइड क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है और उसमें फॉर्मेल्ड और कीटोन क्यों कम रिएक्टिव है? सिर्फ दो बातें। एक है स्टेरिक हिंड्रेंस। बेटा जी ये पार्शियल नेगेटिव मैं यहाँ बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड हो, सुनना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करना है, इस कार्बन पर। वो फैक्टर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फास्ट करें वो रिएक्टिविटी भी बढ़ा देते हैं, और वो फैक्टर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में रुकावट डालें वो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देंगे? कम। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? दो सिर्फ चीज़ें, एक कार्बन पर मौजूद इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर और एक इन ग्रुप्स की स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल होगा, रिएक्टिविटी कम होगी। और जितना कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होगा। अब आप जानते हैं ना कि अल्डिहाइड में कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, जो कि छोटा सा ग्रुप है, दूसरी तरफ चाहे कोई भी अल्काइल ग्रुप। लेकिन जब आप कीटोन की बात करते हैं ना तो दोनों तरफ बल्कि अल्काइल ग्रुप लगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस अल्डिहाइड के मुकाबले में ज़्यादा है। और किस अल्डिहाइड में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है? मेथानल, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, जब ये अल्काइल ग्रुप आता है ना, जब ये अल्काइल ग्रुप आता है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज वीक होता जाएगा। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वीक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल होता जाएगा और यूं रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये दो ना फैक्टर्स हैं जो रिएक्टिव। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर और ये था हमारा आखिरी लेक्चर।